हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज हम क्लास 11 का फिजिक्स देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा बल। ठीक, बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्स। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो बल क्या होता है जानते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक है। ठीक है, ये बुक है। अगर मैं इसमें बल नहीं लगा रहा हूँ तो जैसे का तैसा है। अगर मैं बल लगाऊँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, इसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, बल लगाने पर इसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो आप बोल सकते हो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार आकृति या आयतन में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, क्लियर है जी। और याद रखना है बल एक अदिश राशि है। बल क्या है? अदिश राशि है। बल एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश राशि है भाई। बल क्या है? सदिश राशि है। याद रखना, बल क्या होता है जी? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। ठीक, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बोलो, क्लियर है? समझ आ रहा है? बल क्या है? सदिश राशि। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, तो जड़त्व क्या होता है देख लेते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके विरामावस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो जड़त्व क्या बोलता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही अपने आप ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आप जब तक बल नहीं लगाओगे तब तक उसके विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैं पकड़ा हूँ, ये पेन यहीं पे रखा रहेगा। जब तक मैं हिलाऊं नहीं तब तक पेन यहीं पे रखा रहेगा, या आप इसको मैं जब तक उठाऊं नहीं तब तक ये यहीं पे रखा रहेगा। तो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, और गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक है, ठीक है, इसका एक और परिभाषा देख लेते हो। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी।
स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को उसका जड़त्व कहते हैं। ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से बल न लगाया जाए। ठीक, वस्तु के इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? उसका जड़त्व बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, है ना। ठीक है जी। अब जानते हैं जड़त्व के प्रकार। ठीक, दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व। पहला क्या होता है जी? विराम का जड़त्व। और दूसरा होता है गति का जड़त्व। दूसरा क्या होता है? गति का जड़त्व। ठीक, ओके। ठीक, अब विराम का जड़त्व क्या होता है देख लेते हैं। विराम का जड़त्व, और इधर देख लेते हैं गति का जड़त्व। ठीक, विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो। किसी वस्तु का वह गुण, जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। क्लियर? ओके, ये हो गया विराम का जड़त्व। अब बात करता हूँ मैं गति के जड़त्व की। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। गति का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, विराम का जड़त्व में क्या बोलोगे? अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। और गति का जड़त्व में क्या बोलोगे? अपनी गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। ठीक, क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल देखते हैं। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति
पीछे की ओर गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा हम बैठे हैं बस में और बस अचानक चलने लगता है, तो बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। मतलब बस अचानक चलते हैं, हम ऐसे होते हैं। ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा। ये बस में बैठे रहो, चाहे कार में बैठे रहो या बाइक में बैठे रहो, मोटरसाइकिल अचानक चालू करोगे, आप पीछे बैठे हो, अचानक चालू होगा और चलने लगेगा तो अपन पीछे की ओर ऐसे होते हैं, झटका खाते हैं। मतलब पीछे की तरफ हम गिर जाते हैं, गिरे टाइप से होते नहीं जी, ऐसे करके, है ना। तो वो किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व का। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण समझते हैं। बस का अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति के शरीर के नीचे का भाग क्या हो जाता है? गत्यावस्था में आ जाता है। इसका कारण यह है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति के शरीर का नीचे का भाग किस में आ जाता है? गत्यावस्था में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है, अतः वह पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक, क्लियर? ये विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल हो गया। अब गति के जड़त्व का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस के अचानक रुकने पर, किसके? बस के। इसको ऐसे लिखो, चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बस, कार या बाइक में भी देखा होगा, हम बैठे रहते हैं, हमारा गाड़ी अचानक रुक जाता है, मान लो हम पीछे बैठे हैं, है ना, ये बस में ही बैठे हैं या कार में बैठे हैं, बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। हम ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे करके। अचानक ब्रेक लगाता है कोई, हमारे सामने जो गाड़ी चला रहा है वो ब्रेक लगाता है और हम ऐसे हो जाते हैं। जब बस अचानक ब्रेक मारता है तो हम बैठे रहते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? ठीक है, होते हैं ना। तो क्या? चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि बस के रुकने पर व्यक्ति के शरीर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में ही रहता है, अतः वो आगे की ओर गिर जाता है या आगे की ओर झुक जाता है। क्लियर है जी? तो इसका कारण आपको लिखना है, ठीक है, जो मैं बताया वैसे ही लिखना है। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम वही जो जड़त्व का परिभाषा दिया था, लगभग सेम है, वही है पूरा। तो क्या बोलोगे? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है जी। तो ये जड़त्व में पढ़े हैं, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो
गतिशील, अरे दरवाजा बंद कर, बंद करके आ तो। हैं, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल वही आएगा, बस के अचानक रुकने पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है और बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। इसका एग्जाम्पल सेम आएगा, ठीक है। क्या बोलोगे? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आता है संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक। संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं, ठीक है जी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुणित वेग, बाय मिस्टेक लिख दिया था, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है जी। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। संवेग को हम P से शो करते हैं, द्रव्यमान m और वेग को v, तो P इक्वल टू mv भी बोल सकते हो, ठीक। इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या आया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका विमीय सूत्र जानना है अपने को। क्या जानना है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जानना है संवेग का, विमीय सूत्र। तो भैया किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, ठीक। मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का, तो यहाँ पे लिख दिया L। और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का, तो टाइम नीचे आ रहा है तो T लिख दिया, नीचे में T लिख दिया। अब इसको जमाया तो क्या आया? mLT माइनस 1, mLT माइनस 1। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा भैया? याद रखना है mLT माइनस 1। सूत्र याद रखोगे तो विमीय सूत्र बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम बल के लिए व्यंजक फाइंड करेंगे, बल के लिए व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? जब दो राशियों के बीच में ऐसा संबंध हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ रहा है,
एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, अनुक्रमानुपाती। और एक को कम करने पर दूसरा भी कम हो रहा है, इस प्रकार रिलेटेड हो ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। क्लियर है? ओके, ठीक है जी। जैसे कि आप दुकान गए, ठीक है, शक्कर लेने के लिए। आप जितना पैसा दोगे उतना ज़्यादा शक्कर मिलेगा। भाई जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना ज़्यादा शक्कर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो कि शक्कर की मात्रा आपके पैसे के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब है बेटा, एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करोगे दूसरा भी कम होगा, उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या बोल रहे हैं समझेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उस पर जितना बल लगाओगे, जितना बल आरोपित करोगे, उसमें संवेग में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर किस पे डिपेंड करेगा, बल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं बल के लिए व्यंजक। बल के लिए व्यंजक, ठीक। माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। u से क्या है, गतिशील है। उस पर F बल आरोपित करने पर, F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है, तथा a त्वरण उत्पन्न होता है। कितना त्वरण, a त्वरण उत्पन्न होता है। तब ये मैं मान रहा हूँ, मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो u वेग से चल रही है, उस पर हमने F बल लगाया तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तथा त्वरण कितना उत्पन्न होता है, a उत्पन्न होता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब m इंटू u होगा, ठीक। और अंतिम संवेग मतलब P2 ले रहा हूँ, द्रव्यमान गुणित अंतिम वेग, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, mv, ठीक। अब मैं बात करता हूँ संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन की। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस करके। जैसे कि आप जब 9 क्लास में थे तो कितने साल के थे, 14 साल के। अभी कितने साल के हो, 16 साल के। कितना परिवर्तन आया, 2 साल का। कैसे निकाला, 16 में 14 को घटा दिए तो 16 माइनस 14 क्या आ गया, 2 साल, ऐसे ही बोल रहा हो ना, ठीक। तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन निकालना है तो क्या करोगे, अंतिम में प्रारंभिक को माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या आएगा, mv माइनस mu। बोलो ओके है क्या। संवेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा, mv माइनस mu। इसको मैं डेल p बोल देता हूँ, ठीक है। संवेग में परिवर्तन को किससे शो करता हूँ, डेल p से, ठीक है जी। अब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बोल रहा हूँ, मतलब क्या, डेल p अपॉन डेल t ले लेता हूँ। कितना, डेल p अपॉन डेल t। ये डेल t कौन है, जो अपन ने बल लगाया ना उसको डेल t समय तक लगाया है, ठीक है। उस पर डेल t समय तक लिख देना, डेल t समय तक F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर डेल p अपॉन डेल t। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, mv माइनस mu अपॉन डेल t। लाइन क्लियर है क्या, ठीक। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, भाई जब भी दर की बात आएगा ना तो समय से डिवाइड करना होता है। परिवर्तन की दर बोल रहा इसलिए डेल p अपॉन डेल t लिखा हूँ मैं, ठीक है।
अब न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है जी, कौन किसके अनुक्रमानुपाती होता है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो मैं लिख दिया संवेग में परिवर्तन की दर, बल प्रोपोर्शनल टू, यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कैसे बनाते हैं? ऐसे, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। किसका चिन्ह है जी? अनुक्रमानुपाती का। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। बल प्रोपोर्शनल है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, यहाँ F प्रोपोर्शनल डेल P अपॉन डेल T। ठीक है जी, F प्रोपोर्शनल को हटाया तो क्या आएगा? K डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, इसका वैल्यू रख दो तो F इक्वल टू आएगा K mv माइनस mu अपॉन डेल T। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब K m को कॉमन लिया तो क्या आया? v माइनस यू अपॉन डेल T। ठीक, और आप जानते हो त्वरण A बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वही दिख रहा है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो v माइनस यू अपॉन डेल T की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? A ले सकता हूँ। तो F इक्वल टू क्या आएगा? K ma। ठीक, ओके। अब SI पद्धति में K का वैल्यू 1 लेते हैं। SI पद्धति में K का वैल्यू कितना लेते हैं? 1। K इक्वल टू 1। तो F इक्वल टू आ जाता है आपके पास ma। F इक्वल टू क्या आ जाता है जी? ma। ठीक, अतः बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, याद रखना है बेटा। क्लियर? और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन। ठीक, और इसके अलावा CGS मात्रक होता है डाइन। CGS मात्रक क्या होता है? डाइन, डायन नहीं, डाइन। ठीक है जी, डाइन। ओके, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।